business ideas. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो था एक पन्ना पर पूरी किताब अभी बाकी है। शायद इसीलिए कहा जाता है दैट स्काई इज द लिमिट फॉर सक्सेस। और आपके व्यवसाय की सफलता के उस रास्ते पर जिन जिन जानकारियों और व्याख्यानों की आपको जरूरत पड़ेगी, उसका पिटारा लेकर एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है विद द मोस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस शोज, बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स, बियॉन्ड सोशलाइजिंग। आज के समय में किसी भी देश की तरक्की उसकी जीडीपी से नापी जाती है और देश की जीडीपी बढ़ाने में व्यवसायियों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। शायद इसीलिए बीते वक्त में वर्तमान सरकार ने भी व्यवसायियों के लिए कई नई योजनाएं लागू की हैं। लेकिन क्या वाकई हमारे देश के व्यवसायी उन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं व्यवसायियों के मसीहा से। प्लीज वेलकम द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आइए प्लीज। सुनील जी, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है अब व्यवसायियों को और आगे बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाएं आ रही हैं, क्या ये वाकई व्यवसायियों तक पहुंच रही हैं, और कौन सी है ये योजना जिनके बारे में हम बार बार बात करते जा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल पहुंच रही हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार इस सरकार ने ये सोचा कि डूइंग बिजनेस इन इंडिया इतना मुश्किल क्यों है। क्यों हम पूरे विश्व में 189 कंट्री, 189 कंट्री में क्यों हम 142वें नंबर पे थे। तो ये सोच के उन्होंने सबसे पहला काम किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया। जी। हम बेशक आज 130 नंबर पे हैं जी, लेकिन फिर भी रैंकिंग बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है, लेकिन ये 2015 की रैंकिंग है जी। 2016 की रैंकिंग आज कल में आने वाली है। ओके। तो उसमें हमें उम्मीद है हम पहले 100 में कम से कम जरूर होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो 30 डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें अगर हम देखते हैं तो हम पहले 15वें नंबर पे थे, अब दूसरे नंबर पे आ गए। यदि हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो रिटेल बैंकिंग में आज हम टॉप पे हैं डेवलपिंग कंट्री में। तो सरकार ने पहली बार सोचा कि बिजनेस करने में सहूलियत देनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ अब बढ़ रहे हैं, तो बीच के बिचौलिए खत्म होते जा रहे हैं। तो व्यवसायियों का जो एक सरकार के साथ संपर्क होता था, वो कहीं ना कहीं अब सीधा हो जाएगा। ऐसे सीधे संपर्क में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि किसी एक क्षेत्र की आवाज बनकर संसद तक जाते हैं। आज की सरकार के एक सांसद महोदय को हमने बुलाया है, उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान कोई अनजान व्यक्तित्व नहीं है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके कंठ में मां सरस्वती विराजती है और करों में यानी हाथों में विश्वकर्मा। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प, इन दोनों को ही अपने ही तरीके की धुन दे रहे हैं हमारे आज के मेहमान। प्लीज वेलकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी, कम द रेनाउंड फिल्म स्टार एंड सिंगर श्री मनोज तिवारी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी जी। प्लीज हैव अ सीट। वाह, बहुत सुंदर है आपका स्टूडियो। अच्छा लगा आपको? हाँ, मैं देखते रहता हूँ। आपसे जानना चाहूंगी मैं सर, यू आर वन ऑफ दोज फिल्म स्टार्स जो कि ट्रेंड सेटर्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें भोजपुरी सिनेमा की ही, तो पहले भी फिल्म्स बना करती थी भोजपुरी सिनेमा में, लेकिन जब आपकी फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, उसके बाद भोजपुरी सिनेमा में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। और आज आप जनता के नेता हैं, उनकी आवाज को आप संसद तक लेकर जाते हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं कि समाज में ऐसा क्या करना है कि हमारे देश की तरक्की के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट आ जाए, वैसा ही जैसा आपने भोजपुरी सिनेमा में किया? देखिए, मुझे समझ में आता है कि जब भी आप जहां भी कोई काम कर रहे हो तो ये ध्यान जरूर रखें कि इसमें हम कुछ नया क्या कर सकते हैं। यस। हमसे पहले सिनेमा बनता था, लेकिन वो काफी 28 साल का गैप था, कोई पिक्चर बनी नहीं। वो सिंगर ही हीरो होता था, पर्दे का हीरो नहीं था जी। तो मेरे दिमाग में लगा ये तो खाली स्थान है, भरना चाहिए। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होइबे करी। अब तो हिंदी सिनेमा में गाना होइबे करी, नैन लड़ जाई हैं।
तो मुझे आइडिया आया, दिलीप कुमार जी मेरे आइडिया के हीरो हैं, ओके तो चुरा लिया। मुझे नहीं पता था हम सफल होंगे असफल। जी 32 लाख की फिल्म ने 48 करोड़ का बिजनेस किया। बिल्कुल, दैट इज आई एम सेइंग दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ भोजपुरी सिनेमा। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी मनोज जी, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है तो चीजें आगे बढ़ती हैं। मोदी सरकार ऐसे बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेकर आ रहे हैं। अभी फिलहाल व्यवसायियों के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं ताकि उन्हें बिजनेस करने में आसानी हो और वो लोग हमारे देश की जीडीपी में योगदान दे सकें। आप कैसे देखते हैं इसे? बिकॉज आप एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बिहार, जहां पर 58% जो लोग हैं वो 25 साल से कम है। तो हमारे देश का हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा युवा राज्य है वो। तो आप कैसे देखते हैं इस नई अपॉर्चुनिटी को जो मोदी सरकार लेकर आई है? हमको बताने की जरूरत क्या है, हमने अपना एक बड़ा सा क्षेत्र छोड़ करके हमने नरेंद्र मोदी के पीछे चलने का निर्णय लिया जी। इसमें यही देखता हूं कि शायद मैं उतने लोगों को काम नहीं दे सकता। ठीक है, हमने एक सिनेमा डेवलप किया तो उसमें करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमारे सिनेमा से अभी काम पा रहे हैं, लेकिन हमको तो 4 करोड़ को काम देना था। बिल्कुल। उस जगह को जो भरा नरेंद्र मोदी जी के विजन ने, नहीं मुद्रा लाओ जी, कई ऐसी योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार जी, जो मैं भी हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैं उसको ना एक तटस्थ रूप में भी देख रहा हूँ। हाँ हाँ क्योंकि मैं परंपरागत राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ जी, कलाकार हैं। हाँ, कलाकार हूँ, और जहाँ कहीं बेसुरा सुर लगा तो मुझे तुरंत मेरा ये सुर ठीक नहीं है उस दृष्टि से भी देखता हूँ मैं। तो मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने ऑप्शंस दिए हैं जहां से हमारी कई रास्ते निकलते हैं। मुझे आपके शो का सबसे अच्छा ये टैगलाइन लगता है जी, बिग बिजनेस आइडियाज, जी, जिससे मुझे पता चला तो मैं लोग हाँ मैं चलूंगा जी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं, जो योजनाएं चली हैं, देश को बस समझने की जरूरत है। यस, जस्ट गो एंड स्टडी। और हमारी भी कोशिश रहती है कि इस बिग बिजनेस आइडियाज के मंच से हम उसे समझा सकें। और आपका भी मानना है कि व्यवसायियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं और व्यवसायियों तक पहुंच भी रही हैं, लेकिन हमारे व्यवसायी का क्या कहना है वो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, प्लीज। विश्व स्तर पे हिंदुस्तान की जो छवि सुधरी है और सुधारने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, और बिजनेसमैन के लिए जो इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, दे आर वेरी रेवोल्यूशनरी चेंजेस। कभी भी इकनॉमी में या कहीं पे भी चेंज आता है तो अब जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, मे बी मशीनरीज कुछ चीज़ें ले लेंगी जहाँ पे मैन वर्क करते हैं, बट येस उनके साथ साथ और जॉब से कई तरह की जॉब्स आएंगी। कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लोगों को इजी फाइनेंस की जो फैसिलिटी दी है पिछले 6-7 महीने से, जो उससे हमारे जो सप्लायर्स हैं जो बना के सामान हमें देते हैं उनको एक आसानी हो गई है। जो अभी रेट डाउन हुए प्रॉपर्टी के, तो उसकी वजह से हमारा बिज़नेस इफेक्ट हुआ है। एंड क्योंकि लोन्स बेसिकली जो बड़े लोन्स होते हैं वह सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं, कोई कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन लेते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, बिज़नेस ओनर्स के लिए। तो उसकी डाउनफॉल की वजह से जितना हमें मेरे बिजनेसमैन को या बिज़नेस ओनर्स को जितना लोन चाहिए होता है, सम टाइम उतना लोन मिल नहीं पा रहा है, और पिछले 2-3 सालों से तो ये चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं जो हमारा रियल एस्टेट है या जो हमारा प्रॉपर्टी के बिजनेस में एक व्यवसायी है, उसको शायद उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी था हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ पिछले समय में, जिसने 1 करोड़ से व्यवसाय बनाया, एक यूनिट लगाया, वो परेशान है रिश्वतें देके, परमिशनों के चक्कर में चक्कर काट के, और प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचने की दिक्कत, बेचने के बाद पैसा लेने की दिक्कत। यस। तो और जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था उसके पैसे 3 गुने हो जाते थे। तो सरकार ने सबसे पहले उसमें लगाम लगाया, क्योंकि वो पूरा मार्केट ब्लैक मनी से चलता था। उस पर लगाम लगाना जरूरी था, क्योंकि जो मकानों की कीमत थी वो एक आम आदमी की रीच के बाहर हो गई थी। अब आपको लगता है कि इसके बाद आम आदमी की रीच में आ जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि अब जो हमारा सपना है 2020 तक सबको अपना मकान देने का, उसमें हमारे हर व्यक्ति के पास मकान होगा, क्योंकि मकान की कीमत जो होगी वो 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख और 20 लाख होगी। ये मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ, और सिटी में और भी कम होगी। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जो एक इफेक्ट है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका एक बहुत बड़ा मुनाफा हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, क्योंकि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग करना जरूरी था। आज ईज ऑफ डूइंग में इतनी सहूलियत है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं ई विज।
जी। प्लेटफॉर्म, जिसकी की वेबसाइट है eviz.gov.in, जिसमें कि आप केंद्र सरकार की 18 तरह की परमिशंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एक्साइज रजिस्ट्रेशन, सर्विस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 11 तरह की परमिशन राज्य सरकारों की एक साथ मिलती हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म में 29 तरह की परमिशन, और सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी 29 तरह की सर्विसेज मिलती हैं, इसको अगले 2 सालों में 50 में ले जाएंगे। जैसे भाई साहब ने कहा ना कि कुछ दिन पहले जी। अब ये किसी से तो छुपा नहीं है कि जो लोग बिल्डर लोग हैं जी। वो आराम से बोलते थे कितना ब्लैक कितना व्हाइट दोगे, बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम कहा जाता खुलेआम चलता था, सबको पता है। तो मोदी जी को भी पता है जी। बिल्कुल। मैं संसद में आया तो मैं देखा फिर सूखा और बाढ़ पे बहस हो रहा है। तो मैं एक दिन लाइब्रेरी जाके देखा, मैं देखा कि 67 साल से हर साल सूखे और बाढ़ पे संसद में चर्चा हुई है, My God. लेकिन किसी ने ये नहीं कोशिश किया कि नदियों को इंटरलिंक करें, यस। फसल बीमा योजना लगाएं। सब चलाता था न्यूज में, हाँ। ये देखो चेक मिला है 25 रुपए का, हाँ। लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि एक फसल बीमा योजना ला दो कि 100 रुपया का प्रीमियम दो, 10,000 रुपया मिलेगा ही अगर 33% भी नुकसान हो। सच बिल्कुल भाई साहब, इनका तो मैं से भी फैन हूँ। जी। थोड़ा बिल्डर्स को भी कम लाभ कमाओ ना जी। कुछ समय की बात है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो एक पेड़ होता है उसे अपनी जड़ें जमाने में ही सबसे ज्यादा वक्त लगता है, उसके बाद दरख्त तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये जो वक्त है ये वही है जब मोदी सरकार अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी मैं सुनील जी, जब हम लोग व्यवसायी वर्ग की बात करते हैं, खास तौर पे एमएसएमई, उनके सामने जो दिक्कतें आती हैं, क्या उन दिक्कतों को डील करने के लिए आज हमारी सरकार तैयार है? बिल्कुल तैयार है। और मुझे लगता है कि पहली बार पिछले 60-65 साल में किसी सरकार ने ये सोचा है कि व्यवसायियों को सहूलियत दी जाए। आज की डेट में 37 इंडस्ट्री वाइट इंडस्ट्री हैं, जिसमें कि इन्वायरमेंट की कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता था। इसी प्रकार से यदि आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। वाओ। इसी प्रकार से पहले ये परमिट 5 साल के लिए मिलता था, सरकार ने 7 साल के लिए कर दिया कि आप 7 साल, अवधि बढ़ाई जा रही है ताकि आपको जो काम करना है उसमें आप और डिवोशन के साथ काम करें। बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, कुछ ऐसे कानून हैं जो हमारे लिए संकट पैदा कर रहे हैं, उलझा रहे हैं, उनको हटाना है, बार बार कहा। वो क्या है? वही सारी चीजें हैं जिसके बाद ये सब सहूलियतें मिली जी। और जैसे मैं बताऊं, ESI PF है, जैसे ही कोई व्यक्ति छोटा भी यूनिट खोलता है तो उसको ESI PF लेना पड़ता है। उसमें पहले बोलते थे अपना बैंक अकाउंट खोलो, ये खोलो, वो खोलो, सरकार ने कहा कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन अप्लाई करो जी, और आपको ये दोनों नंबर आसानी से मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको DIPP से लाइसेंस लेना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जी। तो इससे करप्शन भी इन्हें घट रही है और साथ में ट्रांसपेरेंट भी हो गया और व्यवसायियों को सुविधा भी होनी शुरू हो गई। तो ये जो सुविधा है, हम उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा व्यवसायियों तक पहुंचे। मनोज सर, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगी, लेकिन वो पूछने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। आपके अतीत के पन्ने थोड़े से उलट रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक। मैं मनोज कुमार तिवारी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मनोज तिवारी जिंदाबाद। Remember this one. तो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी लोग इतना प्यार आपको करते हैं। इतना स्नेह आप कहां से जुटाते हैं? अपनी माँ से। हाँ, वो भी एकदम स्नेह की भंडार है। और कभी कभी मेरे घर में जाने के बाद ना
20-25 दोस्त हो जाते हैं, तो मेरी माँ कभी नहीं बोलती कि खाना कम है, वो बस जाएगी और वो बढ़ा लेती है, खाना बना देती है। वेरी नाइस। मैंने जीवन में उसके इस भाव को ना बहुत व्यापक रूप से मैंने लिया है कि आप अपना आंचल फैलाने की कोशिश करिए, छोटा नहीं पड़ेगा। ब्यूटीफुल। मेरी माँ ने मुझे ऐसा सिखाया। बिल्कुल। ये सब मैं देख रहा था, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा था, क्योंकि मेरी जीवन यात्रा चल पड़ी है जी। और अभी पीछे में झांकता ही नहीं। ये सब उसके लिए फोटो भी हम देख हैं, के हम दिखाएंगे आपको। मनोज जी, आपके ये जो सपने हैं, बचपन से आपने जो सपने देखे उनमें से बहुत से आपने पूरे किए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे थे कि आप क्रिकेट को बहुत मन से प्यार करते हैं और आप अपने गांव में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम खोलना भी चाहते हैं। मैंने जीवन में बहुत बार, हम लोगों ने गांव में एक फुटबॉल को 20-20 बार सिलवा करके खेला है। तब मुझे लगा कि मैं जितना एक फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए तरसा हूँ जी, आने वाली हमारी पीढ़ी न तरसे। जी। तो मैंने अपने गांव में एक जमीन का हिस्सा खरीद करके उसको सरकार को दे दिया। मैंने बिहार सरकार से प्रार्थना किया है जी, कि जमीन है, जी। आप इस पे स्टेडियम बनाओ। तो अभी जब ये सरकार बनी तो थोड़ा उनका रुझान हमारे प्रति विरोधी का है, जी, जबकि मैं चाहता हूं कि वो अभी भी समझें। जी। नहीं भी करेंगे तो मैं स्टेडियम भले न बना सकूं, ग्राउंड तो बना ही दूंगा। यस। अब फिर नियत बिजनेस की आइडिया बात आएगा। है। जी हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क कि यहाँ पर एक बिग बिजनेस आइडियाज की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब आप ग्राउंड कैसे देखते हैं? क्योंकि जब ग्राउंड बन जाएगा तो फिर स्टैंड के बहुत सारे स्पॉन्सर मिल जाएंगे जो अपना अलग अलग स्टैंड बना देंगे। यस। तो फिर स्टेडियम अपने आप बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, ग्राउंड जहां बच्चे खेलें। वो सारी प्रक्रिया शुरू है। मैं अगले हमारा 3-4 महीने का और वो हमारा टाइम है जिसमें हम ग्राउंड बना करके तैयार कर देंगे और स्पोर्ट्स एकेडमी हमारी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे गांव से आप एक 300 किलोमीटर का ऐसे लगा दीजिए, डायमीटर। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आप रणजी ट्रॉफी का मैच कर सके। जबकि मेरा गांव बौद्ध परिपथ पे है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को 2-3 बार हमने अपनी बात कही और वो मुझे विश्वास है कि वो कभी भी अच्छे इनिशिएटिव को वो हमेशा स्वीकार करते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी फॉर द इनोवेटिव आइडियाज। और वैसे भी दुनिया में हर काम करत अभ्यास का है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। और अब वक्त हो गया है हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने का। मध्य प्रदेश से शाश्वत कुमार हैं। आप कहते हैं कि आप एक एमएसएमई यूनिट लगाना चाहते हैं और आप लगातार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिससे इन्हें अभी पता चला था कि सरकार 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दे रही है। लेकिन ये जानना चाहते हैं क्या इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से भी कोई मदद मिल सकती है क्या? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई है, उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम। उस स्कीम में ये सहूलियत देती है स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है कि जो मार्जिन मनी लगाना पड़ता है वो मार्जिन मनी को स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। और साथ में जो ब्याज लगता है उस दौरान उसको भी स्टेट गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अभी एक मंच शेयर कर रहा था शिवराज चौहान जी के साथ, मध्य प्रदेश के सीएम। उन्होंने एक और चीज किया है, जो लोग भी ऐसे स्टूडेंट कोई ऐसा एग्जाम क्वालिफाई कर गए जिसके लिए उनके पास पैसा फी नहीं है, तो सरकार उनको पूरा फी दे रही है और कहती है जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब तुम वापस तब रीपेमेंट के। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो 10 लाख से 1 करोड़ तक का है वो स्टैंड अप योजना के अलावे भी कुछ है क्या? स्टैंड अप योजना के अलावा है, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, जिसमें वो जो एमएसएमई उद्यमी है हमारे देश में उन सब लोगों को वो एक गारंटी देती है केंद्र सरकार कि हमारे देश का कोई भी बैंक यदि उन लोगों को फाइनेंस देगा तो केंद्र सरकार ये गारंटी लेती है कि आपने उनसे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटी नहीं लेनी, क्योंकि उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड बना हुआ है। और अब हम लोग ले रहे हैं सवाल ऑडियो क्लिप्स के। मैं मुजफ्फरनगर से विवेक बोल रहा हूँ। मैंने आपका रूल ऑफ एमपी वाला प्रोग्राम देखा तो उससे मुझे पता लगा कि एमपी के लिए 5 करोड़ का फंड अलोकेट होता है। मुझको सिर्फ ये पता करना है कि उसका फंड कितने यूटिलाइज हुआ है और किस पर्पज़ में यूटिलाइज हुआ है। क्या इसके लिए कोई सोर्स है चेक करने के लिए? बिल्कुल सोर्स है, यही इस सरकार की खासियत है, ई गवर्नेंस। आपको एक वेबसाइट पे जाना है, उसका नाम है mpladS.nic
.in जी उस पे जाके आप किसी भी मेंबर पार्लियामेंट साहब का देख सकते हैं कि कितना पैसा मिला था, कितना जी। खर्च किया, किस लिए खर्च किया। जी और डिटेल चाहिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो हैं जी उनको भी आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो भी पूरी डिटेल बिल के साथ भेज देंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना किस मद में खर्च किया। आप भी ब्यौरा देते हैं सारा? नहीं, ये मुझे नहीं जानकारी थी जी। कि कोई भी देख सकता है। जी मुझे तो ये पता होता है कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। जी लेकिन उसको देख सकते हैं। अभी शो में ये बताना चाहता हूँ कि एज ए एमपी मैं इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, हम किसी कार्य के लिए पैसा देते हैं तो जो डिपार्टमेंट है ना वो उसको चेक करने के नाम पे वो सालों साल लगा देता है। तो लोग कभी कभी सोचते हैं अरे एमपी ने पैसा दिया और इतना देर हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ देश को कि 2.5 महीना चेक होता है जी कि ये पैसा यहाँ दिया जा सकता है या नहीं। उसके बाद और कभी अगर मान लीजिए उसने 2.5 महीने के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन लगा दिया तो फिर वो 2.5 महीना गया। इसके लिए कुछ सरकार कर मैं रही है जरूर अभी? बताना चाहूंगा, हमारा देश बल्कि बहुत बड़ा देश है तो चेक एंड बैलेंसेस रखने के लिए ऐसा था, लेकिन जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है हमारा जी उसके तहत ये सभी कुछ जी डिजिटाइज हो जाएगा। सो दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिकली। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आपको बताना चाहूंगी मनोज सर, अब हम लोग आ गए हैं अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जो कि हमारे मेहमान के लिए खास होता है और इस राउंड का नाम है शिल्पा भावना स्पेशल। ये राउंड एक रैपिड फायर होता है। मैं कुछ सवाल पूछूंगी जिसके बहुत जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं। तैयार हैं आप? जी। थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, तब तक हम हमारे उद्यमियों के लिए सर का बिजनेस मंत्र ले लेते हैं। सर मैं आज कहना चाहूंगा कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो मनोज सर आप भी अपने ऊपर विश्वास जगा लीजिए क्योंकि आपको बहुत अच्छे से इस रैपिड फायर में परफॉर्म करना है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? आपको अपनी प्राथमिकता बतानी है। सरकारी सहायता, अपनी मेहनत या किस्मत? अपनी मेहनत। उसके बाद सरकारी सहायता, फिर किस्मत। फिर किस्मत। कौन सी ऐसी जगह है जो आपके दिल के ज्यादा नजदीक है? बिहार या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली? अब इसमें कैसे मैं कह सकता हूँ, एक को कैसे चुन सकता हूँ? दोनों। दिल तो एक ही होता है। देखिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी तो इसको मैं पास करना चाहूंगा। आप पास करेंगे? दोनों हमारे लिए देख बहुत। लीजिए इनाम का मौका है या आपके लिए अगर आप जीत जाते हैं तो? नहीं, वो इनाम इसी में है। दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। दोनों इम्पोर्टेंट है। 3 बातें जो लोग मनोज तिवारी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। मैं कभी ड्राइवर भी था किसी का। ओके। फिर मैं एक खेल शिक्षक हूँ। मैं बीपीएड एमपीएड हूँ। ओके। और मैं सब इंस्पेक्टर भी पास कर लिया था बिहार में। ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है आज हमारे इस मंच से बड़ी खुफिया 3 जानकारी लोगों तक पहुंचने वाली है। आखिरी सवाल आपके लिए, इनमें से किसी एक को चुने, क्रिकेट, संगीत या समाज सेवा? संगीत सर्वोपरि। क्रिकेट में सिर्फ अब मैं अपने स्वास्थ्य के लिए खेलता हूँ। जी इसलिए संगीत को ही मैं चुनूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बड़े बड़े जन जागरण संगीत से कर सकता हूँ जी। और लाखों लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। और क्योंकि आप संगीत से समाज सेवा कर सकते हैं तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी सेवा हमारे इस मंच की भी हो जाए। उसी संगीत के माध्यम से आपकी आवाज में कुछ तो सुनना बनता है आज हमारे मंच पर। नमामि गंगा का कार्य कर रहा हूँ जी। कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा जमुना मेरी माता है। मेरी माँ बताती है गंगा यमुना मेरी माता है। धोएगी कब तक गंगा तेरे मेरे पाप को, बच्चों को बताना होगा अपने अपने बाप को। ऋषि मुनि योगी इसकी आरती उतारते, कोटि कोटि लोग माता कह के पुकारते। ब्यूटीफुल। गंगा और यमुना से अपना माँ बच्चे का नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा
यमुना मेरी माता। ब्यूटीफुल। एंड आई मस्ट से कि आपकी सरगम आपके सभी जवाबों पर भारी पड़ी है, तो हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से सर आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो ये रिश्वत तो नहीं है ना? नहीं हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक तो मैं इसमें चाय पीऊंगा अब जी, ताकि मैं बिग बिजनेस आइडियाज़ को न सिर्फ स्टूडियो में बल्कि और भी तरह से लोगों के बीच में शेयर करता रहूं, जी। क्योंकि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के भी जा रहा हूँ। दोस्तों, आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि अपनी वाणी को वीणा बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तभी जीवन में संगीत होगा। और आपके व्यवसाय की वीणा पर जो आपके विचारों के तार हैं, उसे लगातार छेड़ते रहिए। क्या पता उन तारों से निकली कौन सी तान हमारे जीवन का तराना ही बदल दे। आज के लिए शिल्पा भावना आपको छोड़े जा रही है, लेकिन अगली बार फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.